बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने, मतलब देश के स्वास्थ्य मंत्री ने देश को जानकारी दे दी है, जनवरी के किसी भी हफ्ते में हम लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को विशेषज्ञों की टीम देख रही है, ये कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का। डॉक्टर हर्षवर्धन ने न्यूज एजेंसी ANI से खास बातचीत की और इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक दौर अब खत्म हो चुका है। मतलब वो जो कोरोना काल संकट काल था, अब वो खात्मे की तरफ है और अब उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है, क्योंकि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये आश्वासन दे रहे हैं कि बहुत जल्द देशवासियों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी पूरी सावधानी हमें रखनी है, ये एहतियात बरतने की बात भी डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से कही गई है। तो मतलब बहुत साफ है, जनवरी में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि देश में 3 जगहों पर वैक्सीन बनाने का काम हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ टीकाकरण के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना के मामलों की अगर बात करें तो देश में अब भी 3 लाख के करीब एक्टिव केसेस। कोरोना इंतजाम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। वैक्सीन की खुशखबरी के लिए एक डराने वाली खबर हालांकि ब्रिटेन से आज आई है, जहां कोरोना के एक नए अवतार, मतलब जो वायरस है उसका एक नया स्ट्रैंड है, वो मिलने की जानकारी मिली है। और इस खतरे की वजह से कई देशों ने यूके की फ्लाइट रद्द कर दी है। तो कुल मिलाकर लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे देश में बढ़िया खबर यह आई है कि अगले महीने से, मतलब जनवरी के महीने में किसी भी हफ्ते में वैक्सीन देने का काम देश में शुरू हो जाएगा। विस्तार से आपको दिखाते हैं वो जो खास बातचीत डॉक्टर हर्षवर्धन की न्यूज एजेंसी ANI से है, उसी का हिस्सा। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। ये वही भारत है जो इसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है, तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है। नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके, स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, देश में यानी कई हजार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम जब सबको वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे वो तो आइडियल समय होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वैक्सीन इतनी उपलब्ध है और हमारी जनसंख्या इतनी है, तो हमें पहले किसको देना, ये हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी। दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटाइज वाले, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेस हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है कॉरपोरेशन के अंदर, जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं। देखिए, देश के 130 करोड़ लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे जब वैक्सीन बन जाएगी, उसको विशेषज्ञों से हरी झंडी मिल जाएगी, तो आप तक पहुंचेगा कोरोना का टीका। कोरोना के टीके के भंडारण की तैयारी पूरी, हर आदमी तक टीका पहुंचाने का फुल प्रूफ प्लान, शहरों से लेकर गांव तक मुकम्मल इंतजाम, 28 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश और करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर में बसी 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी। ये आंकड़े हिंदुस्तान के, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और इतनी बड़ी जनसंख्या में हर आदमी तक कोरोना का टीका पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार कितनी तैयार है, इसका ब्लूप्रिंट स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सामने रखा। सरकार का दावा है कि जन जन तक कोरोना का टीका पहुंचे, इसलिए देश में टीका का भंडारण 29,000 कोल्ड चेन की मदद से किया जाएगा। 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर का भी इस्तेमाल होगा।
इसके अलावा 300 सोलर रेफ्रिजरेटर, 240 वॉक इन कूलर और 70 वॉक इन फ्रीजर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना में दुनिया की जो भी दवा अब तक बनी है वो एक निश्चित तापमान में ही कारगर है, इसलिए सरकार टीके के भंडारण पर पूरा जोर दे रही है। वो जो अंतिम बिंदु है कोल्ड चेन का, वहां किस तरह की तैयारी होनी चाहिए ये, और सेशन साइट पर जहां टीकाकरण किया जाना है वहां किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कोल्ड चेन के हिसाब से, इसकी गाइडलाइंस भी हमने राज्यों के साथ साझा की हैं। कोल्ड चेन के हिसाब से अंतिम व्यवस्था की गाइडलाइन है ताकि दवा देने में दिक्कत ना हो। भारत में कोरोना की कौन सी दवा लोगों को दी जाएगी, इस पर अंतिम मुहर अब तक नहीं लगी, लेकिन दवा आने के बाद लोगों तक पहुंचाने में देरी ना हो, इसलिए भंडारण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण राज्यों को पहुंचाए जा चुके हैं। फिजिकल ट्रेनिंग और वर्चुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेनिंग दी जानी है वो प्रारंभ हो गई हैं सभी राज्यों में, और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य मुख्यालय के स्तर पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये वो लोग हैं जो कि फिर डाउन द लाइन बाकी मैन पावर को ट्रेन करेंगे, उनके प्रशिक्षण भी पूर्ण कर लिए गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स यानी जो लोग नीचे के लोगों को ट्रेनिंग देंगे उसकी ट्रेनिंग का काम भी पूरा हो गया है। सरकार ने केंद्र और राज्यों में 23 मंत्रालय और विभागों को कोरोना से जुड़ी जिम्मेदारी दी है। ये मंत्रालय दवा के रखरखाव से जुड़े मैनेजमेंट, प्लानिंग और जागरूकता अभियान चलाने की भूमिका में रहेंगे। बेहतर तालमेल के लिए राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव की निगरानी में जिला स्तर की कमेटियां काम करेंगी। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों में कोरोना का टीका लेने वाले लोगों पर साइड इफेक्ट भी हुए हैं। ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए ब्लॉक स्तर पर मेडिकल अफसरों की तैनाती की तैयारी भी की गई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए देखिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। डॉक्टर धीरज कौल, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बुरा वक्त कोरोना का गुजर रहा है? देखिए, ये बोलना, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये बोलना कि बुरा वक्त कोरोना का गुजर चुका है या गुजर रहा है, थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। ये बोलना जरूरी है, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमें दिख रहा है, वैक्सीन आ गई है। न्यूयॉर्क में मॉडर्ना कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। 7 मिलियन कॉपीज एंड ऑफ द दिसंबर तक हम 20 मिलियन लोगों को, 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होंगे, जिसके अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सिंग होम में रहने वाले लोग। और अब सेकंड चरण का भी शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन डेफिनेटली वैक्सीन से होप मिलती है, फाइट करने का मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये ना कहीं समझा जाए कि हमें अपना गार्ड डाउन कर देना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक करें, नहीं, प्रोटेस्ट बिल्कुल करें, नहीं। लोगों ये से तो मिलें। हम बार बार दोहरा रहे हैं कि जब तक वैक्सीन आ ना जाए और सबको लग ना जाए तब तक एहतियात बरतनी ही है, तब तक 2 गज की दूरी और मास्क लगाकर ही रखना है। मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा का जल्दी से रुक करती हूँ। लेकिन सर, वो उम्मीद की किरण जो थी वो अब उम्मीद की किरण से उम्मीद का सूरज बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो बस जनवरी आने वाला है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से बता रहे हैं कि वैक्सीन लगने का काम शुरू होने वाला है। अभी रोमाना, मैं कहूंगा थोड़ा कॉशियस रहें। अभी डीसीजीआई ने परमिशन नहीं दी है। अभी उनके पास डेटा है और डेटा मांगा था, उसकी स्टडी चल रही है। इसमें जल्दबाजी उचित नहीं है। वैक्सीन 1 हफ्ते बाद लगे, 2 हफ्ते बाद लगे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब आजकल केसेस कम हो गए हैं तो लोगों का भी सहयोग उसमें मिला है। अगर लोग इसी तरह से अपना, जैसे डॉक्टर कौल बता रहे थे कि अपना प्रिवेंशन, आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे इतना एम्फेसिस दे रहे हैं बचाव के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। चाहे वैक्सीन आ जाए तो भी जरूरी है, नहीं आए तो भी जरूरी है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने यही कहा कि देखिए, जनवरी में और अगले साल के कुछ सप्ताहों में हम उम्मीद कर सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा जैसे चल रहा है। हमारी जितनी तैयारी है वो चल रही है अच्छी तरह से, वॉर फुटिंग पे।
और जैसे और ही मिश्रा सर मतलब एक तरफ वैक्सीन बनाने की तैयारी जो है वो वॉर फुटिंग पर चल रही है और वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन जब बनकर आ जाएगी, जब हरी झंडी उसको हर तरीके से मिल जाएगी, तो फिर उसे कैसे लगाना है उसकी भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। मतलब वहां पर भी पूरा कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो अभी आपके स्टोरी में भी था कि कितने कोल्ड चेन बनाए हैं, कितने डीप फ्रीजर बनाए हैं, किस तरह से इसको जो हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा कि किस तरह से बूथ बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स तक कैसे पहुंचाई जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। तो ये बहुत माइन्यूटली, यही मैं कह रहा हूँ पिछले कई हफ्तों से कि ये माइन्यूट जो तैयारी है ये चल रही है मेरे स्वास्थ्य मंत्रालय के देखरेख में, और पूरे राज्यों का भी इसमें पूरा सहयोग है और राज्य भी इसमें बहुत उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं, क्योंकि सभी को ये चाहते हैं कि भाई जितनी से जल्दी इस महामारी से छुटकारा मिले। लेकिन जैसे बात और बड़ी बात ये भी कि केंद्र और राज्यों के समन्वय से ही ये टीकाकरण का जो काम है वो देश में आगे बढ़ेगा। दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन गौर कीजिएगा आप इस बात पर कि दोनों डॉक्टर्स, दोनों एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन आ ना जाए, सब तक पहुंच ना जाए, तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं। जी हाँ, 2 गज की दूरी भी जरूरी और मास्क लगाना भी जरूरी है। अच्छा, कोरोना वैक्सीन को लेकर अस्पतालों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वैक्सीन को रखने से लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए वो जो फुल प्रूफ प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। आपदा के अंत के लिए कितने तैयार हैं हमारे अस्पताल, इस पर आपके चैनल एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, ये आपको देखनी चाहिए। देश में शुरू हुई कोरोना को हराने की तैयारी। एबीपी न्यूज पर टीकाकरण की तैयारी की तस्वीर। देखिए कैसे लोगों तक पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन। आपदा का अंत कैसे होगा, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। तैयारी है कोरोना के वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वैक्सीन को स्टोर करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए अस्पताल के एक पूरे ब्लॉक को वैक्सीन स्टोर रूम में बदल दिया गया है। ये जो रेफ्रिजरेटर्स है ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करते हैं हमारे वैक्सीन्स को, ठीक है। और अगर 2 डिग्री से नीचे जाता है या 8 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो दे हैव एन अलार्म सिस्टम जो कि बीप करता है, जिससे हमारे स्टाफ को तुरंत पता चल जाता है और जो भी टेक्निकल रेक्टिफिकेशन है दे डू इट इमीडिएटली। सो फॉर देयर मेंटेनेंस हमें बहुत जरूरी है कि 24 घंटे का स्टाफ यहाँ पे रहे। अब आपको दिखाते हैं वो डीप फ्रीजर जहाँ जब भी वैक्सीन की खेप आएगी यहीं स्टोर किया जाएगा। -30 से 40 डिग्री तापमान वाले इस डीप फ्रीजर में वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है कि कैसे वैक्सीन राज्य के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेगी, कैसे वैक्सीन पहले डीप फ्रीजर से होते हुए कोल्ड स्टोरेज और फिर चेन स्टोरेज के जरिए आम आदमी तक पहुंचाई जाएगी। तो जब कोरोना की वैक्सीन आएगी तो उसे कंपनी से किसी जगह लाना होगा और फिर वहां से उसका वितरण होगा, यानी एक जगह पे उसे पॉइंट पे लाकर रखना होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां से होगा। इसकी व्यवस्था दिल्ली में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में की गई है। हम उस अस्पताल में मौजूद हैं और उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर इन वैक्सीनेशन के लिए पहले राज्य में यहाँ पर लाया जाएगा। ये यूटिलिटी ब्लॉक है जिससे इस समय तब्दील किया जा रहा है। डॉक्टर छवि हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर छवि, ये क्या तब्दीली हो रही है और यहाँ पे क्या किया जाएगा जब वैक्सीन आएगी? ये यूटिलिटी ब्लॉक है और इसका हमने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर अलॉट किया है ताकि वैक्सीन्स को स्टोर कर सकें। अस्पताल में बड़े बड़े डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए अस्पताल में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हम ब्लॉक के अंदर मौजूद है और इस समय यहाँ काम चल रहा है। और ये क्या काम चल रहा है इस पर बात करने के लिए सुनील जी मेरे साथ मौजूद है जो काम करवा रहे हैं। सुनील जी, ये क्या काम हो रहा है, थोड़ा बताएंगे आप? ये बेसिकली सर यहाँ पे कोल्ड चैन इक्विपमेंट का काम चल रहा है, जो कि इक्विपमेंट यहाँ रखा जाएगा इस रूम में और एक कोल्ड चैन इक्विपमेंट उस रूम में रखा जाएगा। उसके अलावा ये जो रूम है इसके अंदर डी फ्रीजेस आएंगे जिसके अंदर वैक्सीन स्टोर होगी और उसके लिए सारा पावर पॉइंट सिस्टम है वो सारा का सारा रिप्लेस किया गया एज पर द लोड ऑफ इक्विपमेंट्स। वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खास ट्रांसपोर्ट बॉक्स भी मंगवाए गए हैं, यानी एक बड़े सेंटर से इन्हीं बॉक्स के जरिए वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए लिस्ट भी तैयार कर ली गई है।
करीब 1,80,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले टीका दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख कर्मचारी सरकारी और 80,000 प्राइवेट सेक्टर से होंगे। दिल्ली में 609 कोल्ड चेन पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जिसके जरिए टीकाकरण होगा। यानी जो टीका है वो यहाँ आएगा, यहाँ से उन वैक्सीनेशन सेशंस वाली जगहों पर जाएगा जहाँ पर वैक्सीनेशन के जो वैक्सीनेशन है वो किए जाएंगे, यानी टीका लगाया जाएगा। तो एक सेंटर होगा जहाँ सभी ये वैक्सीन रखी जाएंगी। इसी तरह का एक सेंटर ये दिल्ली में है, जहाँ पर ये वैक्सीन जब आएंगी तो इन्हें यहाँ रखा जाएगा। लोगों को टीका लगाने के लिए दिल्ली में 3500 स्वास्थ्य कर्मचारी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 600 स्वास्थ्य कर्मी प्राइवेट और 200 सरकारी कर्मचारी होंगे। 1800 कर्मचारी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। हर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पर 2 इनोक्यूलेटर्स यानी टीका लगाने वाले लोग होंगे। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ किया है कि दिल्ली जल बोर्ड और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा मिलेगा, जिनका पहले फेज में टीकाकरण होगा। जल बोर्ड के कर्मचारी हैं, पानी और सीवरेज के कर्मचारी हैं वो, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारी हैं, उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर्स की लिस्ट में रखा जाए और फर्स्ट फेज के अंदर ही जो वैक्सीनेशन है उसमें वैक्सीन किया जाए। जब लॉकडाउन किया गया था तो सारे बिजली कर्मचारी ड्यूटी पे थे, 24 घंटे काम कर रहे थे, और सारे ही जल बोर्ड के कर्मचारी ड्यूटी पर थे, तो इसलिए उनको भी फ्रंट लाइन में रखा गया। पुलिस को पहले से रखा गया है, इसी तरह से सिविल डिफेंस को रखा गया है, उसी तरह से इनको भी फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखा जाएगा। देश भर में कोरोना टीकाकरण के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है, बस इंतजार वैक्सीन का है। लगातार चर्चा कर रहे हैं दो खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से लाइव है हमारे साथ, और साथ ही डॉक्टर MC मिश्रा पूर्व डायरेक्टर एम्स के हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है जरा जानना चाहिए हमें अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। डॉक्टर धीरज कौल, पहले आपके पास आती हूँ। वैक्सीन बनने की कगार पर, वैक्सीन को देशवासियों तक पहुंचाने की तैयारियां पूरी, ऐसे में देशवासियों को इस मौके पर आप क्या नसीहत देंगे, उन्हें किस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, जैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आपको बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट एफर्ट्स में सपोर्ट देना चाहिए। लोकलाइज बॉडीज के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसे फॉलो करें। डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग मत करें। मुझे ज्ञान है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, पॉलिटिकल चीजें होती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी एक उस आदमी के काम आती है जो जीवित हो या आईसीयू में ना हो। तो डेमोक्रेसी की वजह से आप आंदोलन वगैरह में जा रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप खुद को भी रिस्क में डालते हैं, दूसरे को भी रिस्क में डालते हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप अच्छी नींद लें, स्वस्थ खाना खाएं, अच्छे से एक्सरसाइज करिए और हाथ धोइए, मास्क पहनिए, मल्टीविटामिन लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए जब तक आपको दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन, क्योंकि ये 2 डोजेज हैं। पहली बात तो एक ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शायद भारत सरकार भी डेवलप कर रही है, यहाँ पे भी हो चुका है, जो ट्रैक करेगी कि आपकी सेकंड डोज भी आपको मिले। बहुत जरूरी है कि सेकंड डोज भी आप टाइम पे लीजिए, क्योंकि दो डोजेस की वैक्सीन है, और उसके 14 दिन के बाद, सेकंड डोज मिलने के 14 दिन के बाद 99 to 95% इम्यूनिटी मिलेगी। पहली डोज के बाद 50% फाइजर और मॉडर्ना की मिलेगी। भारत के अंदर जो एस्ट्राजेनेका आने वाली है, मुझे पूरा उम्मीद है कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज जनवरी मिड से जनवरी एंड में यूके में मिलेगी MHRA से एस्ट्राजेनेका की, और उसके बेस पे भारत की ऑर्गेनाइजेशन भी उसे अप्रूव करेगी, क्योंकि सारी दवाइयों को अप्रूव करती है यूके की जो अप्रूवल होती है। बिल्कुल, वो किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है ये तो हम लगातार ही बताते आ रहे हैं, लेकिन अब जबकि वैक्सीन लगने एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, जितनी तेजी से वायरस रेप्लिकेट होता है, अगर वायरस बहुत लोगों में स्प्रेड होगा तो बहुत रेप्लिकेट होगा, म्यूटेशंस आएंगी। अभी हमने हाल ही में यूके में एक स्ट्रेन देखा है, लास्ट वीक मैंने टीवी पे उसके बारे में बताया था, जिसके अंदर स्पाइक प्रोटीन के अंदर 2 दर्जन चेंजेस आ चुके हैं, जिसमें से 8 सर ये जो यूके वाला आप वायरस में जो स्ट्रैंड चेंज हुआ है इसके बारे में बता रहे हैं ना, इस पर मैं अभी थोड़ी देर बाद 10:30 ऑनवर्ड्स है ना, 10:30 के बाद से इसी पर मैं आपसे विस्तार से बातचीत करूंगी। फिलहाल जरा सा जो उससे पहले आपने बात कही वो डॉक्टर मिश्रा के पास मैं बात लेकर चलती हूँ। डॉक्टर मिश्रा, मतलब पूरा ये कोरोना काल, संकट काल में हमें पता है कि हमें कोरोना से लड़ना है, दवाई नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, इम्यूनिटी अपनी अच्छी बनाकर रखनी है, अच्छे से नींद लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना पीना है, लेकिन अब जबकि टीका लगने वाला है तो ये जो बात डॉक्टर धीरज कौल ने कही है, मुझे लगता है आपको इसको रीइंफोर्स करना चाहिए सर, कि वो पहला डोज लेने के बाद ही ये ना समझें कि अरे अब तो बस हो गया, अब तो हमको कोरोना नहीं हो सकता है। पूरी एहतियात बरतनी होगी, इंतजार करना होगा, दूसरा डोज सही से समय पर लेना होगा। इसके अलावा और कोई एहतियात सर?
दूसरा डोज के भी 4 हफ्ते लगेंगे इम्यूनिटी बिल्ड होने में। तो ये और बाकी लोगों को भी बचाने के लिए आपको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, बचाव के जो भी साधन हैं, वो अभी बराबर इस्तेमाल सबको करने पड़ेंगे। इसमें चाहे वैक्सीन लग जाए उसके बाद भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, और ये भी होगा कि वैक्सीन हर एक में उसी लेवल पे इफेक्टिवनेस नहीं शो करेगी कि वो 4 लोगों को लगेगी, एक जने को पूरी इम्यूनिटी देगी, 2 लोगों को हो सकता है पार्शियल इम्यूनिटी दे, तो संक्रमण का खतरा पूरा 100% नहीं टलता है। तो ये समझना सबको बहुत आवश्यक है कि वैक्सीन की 2 डोज लगनी है 28 दिन के अंतर पे, जो कोविशील्ड या भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, और उसके भी 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद उसमें जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मेमोरी सेल्स बनेंगे, जो भी उसकी एंटीबॉडीज बनती है, उसमें प्रक्रिया में पूरा समय लगता है। तो लोग ये ना समझे कि वैक्सीन आ गई और बस हो गया, कोविड चला गया, ऐसे नहीं होने वाला है। अब जो केसेस में कमी आई है, लोगों के सहयोग से ही कमी आई है कि लोगों ने एहतियात लिए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन केसेस की संख्या 30,000 25,000, कहाँ हम 1 लाख तक पहुंच गए थे भारत में। तो इसको जो ट्रेंड को मेंटेन करने के लिए सभी को प्रिकॉशंस लेते रहना पड़ेगा, और उसमें कोई भी ढिलाई, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं करे लोग। बिल्कुल ढिलाई तो कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बात कही गई थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ढिलाई तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक तो अभी वैक्सीन आई नहीं है। हाँ, उम्मीद यहां पर जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आने वाली है वैक्सीन कोरोना की, उसे पहुंचाने तक देशवासियों तक सरकार की तैयारियां पूरी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो यूके से आई कि वहां पर कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया, स्टैंड बदल गया है उसका। इस पर आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे कि आखिरकार क्या वो एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, जो बड़ी खबर है, कोरोना के खिलाफ देश में स्वास्थ्य मंत्री ने खुशखबरी दी कि भाई वैक्सीन करीब करीब तैयार हो चुकी है, बस हरी झंडी मिलने का इंतजार है और फिर देशवासियों को वैक्सीन मिलने लगेगी। लेकिन इस बीच एक डराने वाली खबर जो ब्रिटेन से आ गई। इंग्लैंड में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। इंग्लैंड में कोरोना फिर से एक बार कहर बरपा रहा है। कोरोना के ये जो वायरस का नया स्ट्रैंड है, ये हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। खुद इंग्लैंड के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है, कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रैंड से हालात बिगड़ गए हैं। लंदन समेत कई जगहों पर टियर 4 का लॉकडाउन लगाना पड़ा, जबकि पूरे इंग्लैंड में सख्ती बढ़ा दी गई है। वायरस का ये जो नया वेरिएंट है, ये पहले से ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला बताया जा रहा है। मतलब एक तरीके से पहले से ज्यादा खतरनाक है ये नए वायरस ने। इंग्लैंड में एक दिन में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 35,928 मामले सामने ला दिए हैं, जो एक दिन का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आने का। यूके के अंदर ये त्योहारी मौसम है, क्रिसमस का त्योहार आने वाला है, और ऐसे में लोगों के लिए ये बड़ा खतरा। तो देखिए ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप ने क्रिसमस के त्योहार की जो चमक है उसे फीकी कर दी है। ब्रिटेन सरकार ने देश के कई हिस्सों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। ब्रिटेन में क्या क्या बंद रहेगा, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। ब्रिटेन में क्रिसमस से पहले खुशियों में खलल। सबसे पहले वैक्सीन लगाने वाले देश ब्रिटेन में ही कोरोना के नए लक्षण वाले वायरस का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए बोरिस जॉनसन सरकार ने चौथे चरण का लॉकडाउन लगा दिया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक के मुताबिक नया कोरोना वायरस काफी खतरनाक है और ये वायरस देश में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये वायरस ब्रिटेन के दक्षिण पूर्वी इलाकों में ज्यादा फैल रहा है। यही वजह है कि बेहद कड़ाई से लॉकडाउन लगाया गया है। चौथे चरण के लॉकडाउन के तहत लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। किसी भी अन्य व्यक्ति से मिलने जुलने पर रोक रहेगी। गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए गए हैं। यानी करीब 1.6 करोड़ ब्रिटिश लोगों को घरों में रहना पड़ेगा। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर कई देशों ने पाबंदी लगा दी है। यूरोप के कुछ देशों जैसे नीदरलैंड, हॉलैंड, फ्रांस ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक जर्मनी भी जल्द ही ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा सकता है।
ब्रिटिश सरकार ने देश में अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। रिहायशी इलाकों में पुलिस तैनात कर दी गई है। ये रोक क्रिसमस के दौरान भी लागू रहेगी। इसके अलावा जिन इलाकों में हल्के प्रतिबंध लागू हैं, वहां भी क्रिसमस के दौरान केवल 25 दिसंबर के दिन 3 परिवारों को एक साथ जाने की छूट होगी। सरकार ने क्रिसमस पर बबल कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। ब्रिटेन में सरकार ने पहले क्रिसमस के मौके पर 5 दिन की छूट देने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे केवल 1 दिन कर दिया गया है। इस नए कोरोना वायरस से अब तक ब्रिटेन में करीब 1000 लोग संक्रमित हो गए हैं। इसको और समझते हैं। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर धीरज कौल, ये कितनी बड़ी चुनौती आप पूरी दुनिया के लिए मान रहे हैं? देखिए, ये एक्चुअली इस साल की सबसे बड़ी कंसर्निंग न्यूज है, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ आज, क्योंकि ये जानना जरूरी है ये वायरस काम कैसे करता है। ये वायरस बेसिकली आपके सेल के अंदर घुस के आपकी सेल्यूलर प्रोडक्शन मशीन, एक फोटोकॉपी मशीन के जैसे अपनी कॉपीज बनाता है। हर बारी जब वो वायरस अपनी कॉपी बनाता है, कुछ चेंजेस आते हैं, और ऐसे चेंजेस जो सस्टेन रहे उन्हें हम म्यूटेशन बोलते हैं। देखिए, ये जानना जरूरी है, दिसंबर 2019 में एल स्ट्रेन से ये कहानी शुरू हुई थी, फिर एस स्ट्रेन में पहुंची जनवरी 2020, फिर वी स्ट्रेन जनवरी 15 के करीब डोमिनेंट था, फिर जी स्ट्रेन आया, और उसके बाद GH GR 74 to 80% वर्ल्ड के अंदर जी स्ट्रेन GH GR वेरिएंट्स हैं। ये जो स्ट्रेन है जिसका नाम है VUI 2020-12/01 पहली बारी सितंबर में देखा गया था। इस स्ट्रेन की खासियत ये है कि ये 70 to 75% और तेजी से स्प्रेड होता है। इसकी वेरुलेंटनेस बहुत तेजी से है, और इसके अंदर तकरीबन 24 चेंजेस हैं इस वायरस के अंदर, जिसमें से सबसे कंसर्निंग बात है वो 8 चेंजेस उस स्पाइक प्रोटीन पे हैं जो एक चाबी है एंटीबॉडी प्रोडक्शन की, वैक्सीन की। क्योंकि जितनी तेजी से ये वायरस मल्टीप्लाई होगा उतने चांसेस मिलेंगे फोटोकॉपीज के अंदर चेंजेस आने के, और उतना ही बड़ा रिस्क है कि कहीं ना कहीं हम अगर पूरी तरीके से स्पाइक प्रोटीन चेंज हो गया तो ये वैक्सीन काम करनी बंद कर देंगी। लेकिन सर, आप अभी जो तक बात जो कह रहे हैं, चेंजेस आए हैं उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं इसको और थोड़ा सा चाहती हूँ आप सिंप्लीफाई करके मेरे दर्शक को बताएं। मैं ये समझना चाह रही थी दरअसल कि भाई यूके के अंदर तो हम देख रहे हैं वैक्सीन वहां पर देना शुरू हो गई है, तो ऐसे में क्या कोई ऐसी स्टडी सामने आई है कि अब तक जो लोग वैक्सीन जिन्हें मिल चुकी है, क्या उन पर भी ये जो वायरस का नया स्ट्रैंड है वो अटैक कर रहा है, अपना असर दिखा रहा है, या फिर वो सेफ है? देखिए, अभी तक इसका कंक्लूसिव स्टडी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन मिली है और जिन लोगों को इस वायरस के एरियाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर इस वायरस की इंफेक्शियसनेस नहीं देखी गई है, बिकॉज ये वायरस 70% ज्यादा इंफेक्शियस है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इस जो करंट वैक्सीन यूके में दी गई है, जो कि आप फाइजर की देख रहे हैं और अब मोडेर्ना, जो ये वैक्सीन दी गई हैं उसको लेने के बाद नए केसेस इस वायरस के साथ अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है, देखिए, कि यूके के अंदर बाय एंड ऑफ दिस मंथ 60% ऑफ केसेस इन लंदन विल बी बाय दिस वायरस। ये बहुत बड़ी बात है जानना। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंस में है, उनके लिए एक रेड अलर्ट है, बहुत खतरनाक अलर्ट है। इसीलिए सब तेजी से लॉकडाउन कर दिया गया है। जर्मनी, आपके संवाददाता ने बताया, ऑलरेडी इंपोज कर चुका है। अब जर्मनी से आप यूके नहीं जा सकते, और अब कनाडा ने भी इंपोज कर दिया। तकरीबन 15 से 18 देशों ने इसको इंपोज कर चुके हैं। यहां तक कि फ्रांस, जिसके साथ उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, वो भी बंद हो चुका है। ये करना पड़ेगा, और अब अमेरिकन गवर्नमेंट पे प्रेशर है कि वो भी इसको बंद करे। एक चीज और बताइए, इंडिया को भी बंद करना चाहिए। एक चीज और बताइए आपकी, ये ब्रिटेन के अंदर तो वायरस का जो स्ट्रैंड है वो नया वाला देखा जा रहा है, ठीक है। अब बाकी जो देश हैं वो एहतियात बरत रहे हैं, भाई यूके से अपनी कनेक्टिविटी को वो कम कर रहे हैं ताकि वहां पर कंटेन किया जा सके वायरस। लेकिन ये जिस तरीके से स्ट्रैंड यूके में बदला, इसकी क्या गारंटी कि हिंदुस्तान में नहीं बदल सकता, क्योंकि कोरोना तो हिंदुस्तान में भी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है, और जितना वायरस मल्टीप्लाई होगा उतना रिस्क ज्यादा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये पब्लिक गैदरिंग्स, ये पॉलिटिकल इवेंट्स, ये कुछ टाइम तक बंद होने चाहिए, क्योंकि यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। आप एक प्रॉब्लम को इन्विटेशन दे रहे हैं, जैसे आप पब्लिक गैदरिंग करते हैं। एक तो आप दूसरे आदमी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, खुद बीमार हो सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को कोलैप्स कर सकते हैं, और दूसरा वायरस को
रैपिडली मल्टीप्लिकेशन का सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, सर जिससे कि ये उसके अंदर सिर्फ और म्यूटेशन सिर्फ रैपिडली मल्टीप्लिकेशन की वजह से स्ट्रैंड बदलता है, या इसमें जिस तरीके के एनवायरनमेंट में है उससे भी कोई असर पड़ता है? क्योंकि हिंदुस्तान में भी 1 करोड़ के पास कोरोना केसेस पहुंच चुके हैं, जब तो मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर भी काफी हुआ है। हाँ। बिल्कुल। और हाँ, और ये देखिए कि कितने करोड़ बचे हुए हैं। अगर हम 5% भी आबादी भारत की ले लें तो 7.5 करोड़ या 7 करोड़ लोगों को अभी तक पॉजिटिव अगर हम एज्यूम करें हो चुका है, तो अभी भी अपसाइड के लिए 130 करोड़ लोग बचे हैं जिनके अंदर वायरस मल्टीप्लाई हो सकता है। सबस्ट्रेट कितना बड़ा है, चाइना के अंदर देखिए कितना बड़ा है, पर उन्होंने कर्टेल कर लिया। तो अगर हमारी आबादी का 10% इससे इन्फेक्ट हो गया तो कितनी तेजी से वायरस मल्टीप्लाई होगा हर मल्टीप्लिकेशन के साथ। और जैसे जैसे उसे नए होस्ट मिलेंगे और मल्टीप्लिकेशन आएंगी और चेंजेस आएंगी। अभी रिसेंटली आज ही ये खबर आई है कैम्ब्रिज से, जो उनके हेड ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो वायरस नया निकला है ये उस ट्रेजेक्टरी में मूव करना शुरू कर चुका है कि स्पाइक प्रोटीन को पूरी तरह से चेंज कर दे। 8 चेंजेस स्पाइक प्रोटीन पे आ चुके हैं अभी तक। इसीलिए एज अ सिटीजन ऑफ दिस ग्लोब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इस वायरस को रैपिडली डिवाइड करने से रोकें। नहीं, तो ये स्पाइक प्रोटीन को जो चेंज करने वाली आप बात बता रहे हैं, इसको जरा और सिंप्लीफाई कीजिए ना, आसान शब्दों में बताइए कि मतलब वो जो स्पाइक प्रोटीन है अगर उसमें बताता हूं आपके दर्शकों के लिए। देखिए, हाँ देखिए, 1 मिनट दीजिए, मैं समझाता हूं सिंपल लैंग्वेज में कि जब हम वैक्सीन बना रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम आपकी बॉडी को एक चीज दिखा रहे हैं कि देखिए ऐसा होता है वायरस। अगर आपको ये चीज दिखे तो आप इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाइए। और हम ऐसे कैसे कर रहे हैं, एक बड़ा इंजीनियस तरीका mRNA का है। हमने एक जेनेटिक कोड आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जो फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन दे रही है। वो जेनेटिक कोड आपकी बॉडी में गया, आपके सेल पे अटैच किया, न्यूक्लियस पे, और उसने स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। वो स्पाइक प्रोटीन जो वायरस के ऊपर होता है, फिर वो स्पाइक प्रोटीन एक सेल ने अपनी सरफेस पे दिखाना शुरू किया। और जैसे ही आपके पुलिस वाले सैनिक जो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे इम्यून सेल्स हम बोलते हैं, उन्होंने आया, उन्होंने देखा ये तो फॉरेन पार्टिकल है, उसके खिलाफ उन्होंने उस फॉरेन पार्टिकल को अपने सारे पुलिस वालों को, अपने सारे इम्यून सिस्टम को दिखा दिया कि जब भी आपको ऐसी कोई चीज दिखे तो आप इस पे अटैक करें। और उन पुलिस वालों को हम एंटीबॉडी प्रोडक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, जो बी सेल्स होते हैं। जैसे ही असली वायरस आपकी बॉडी के अंदर आता है, बी सेल्स तेजी से एक पुलिस स्टेशन के जैसे पुलिस वालों को रिलीज करते हैं, जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। वो एंटीबॉडीज जाके स्पाइक प्रोटीन को अटैच कर लेती है। अगर स्पाइक प्रोटीन चेंज हो गया तो आपका बॉडी उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। और अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगी, और जो एंटीबॉडीज बनी है वो अटैच नहीं कर पाएंगी। इसीलिए ये जो नया स्ट्रेन है, इसके ऊपर जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा की एंटीबॉडीज हम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी फेल हो सकती हैं। बिल्कुल, तो वो वैक्सीन जो है वो एक तरीके से इनइफेक्टिव हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी जो डॉक्टर धीरज कौल हमें दे रहे थे। इसी वजह से दुनिया के सामने एक नई चुनौती कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रैंड ने खड़ी कर दी है, जो यूके में पाया गया है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धीरज कौल, हमारे साथ बने रहने के लिए। फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो कोरोना वायरस से जुड़ी ब्रिटेन से नई जानकारी सामने आई कि कोरोना वायरस ने ब्रिटेन में रंग रूप बदल लिया है और खतरनाक हो गया है। तो साफ है, खतरा भी टला नहीं है। मौत के वायरस से बचने का अब सिर्फ एक उपाय कि हम सब सावधानी बरतें, मास्क और 2 गज की दूरी के नियमों का पालन करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना को हराने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। हालांकि खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि वैक्सीन को लेकर सिर्फ वैज्ञानिकों की हरी झंडी का इंतजार है। देश में वैक्सीन आने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही हफ्तों में आ जाएगी वैक्सीन। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई में शुरू हो गई है वैक्सीन देने की तैयारी। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी की 500 टास्क फोर्स टीम तैयार की गई है। बीएमसी द्वारा वैक्सीन को लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार की गई है, उसमें जिन कोल्ड स्टोरेज सेंटर्स की बात की गई है, जिनका जिक्र किया गया है कि वैक्सीन आने के बाद उन्हें किस तरीके से और कहां रखा जाएगा, तो उस सेंट्रल पॉइंट एरिया पे हम मौजूद हैं। और ये रूम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, जिनमें जब वैक्सीन आएगी कुछ इसी तरीके के रेफ्रिजरेटर्स में उनको रखा जाएगा। ये जो रेफ्रिजरेटर आप सामने देख रहे हैं, इसमें कम से कम 50,000 से अधिक जो वैक्सीन हैं वो स्टोर किए जाएंगे। अब जो ब्लूप्रिंट के बारे में बीएमसी बता रही है, उसमें जो वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2 वॉकिंग कूलर्स और रेफ्रिजरेटर्स भी लाया जाएगा।
ये तस्वीरें बीएमसी के एफ साउथ वार्ड की हैं, जिसमें कई बीएमसी के हेल्थ स्टाफ मौजूद हैं। वैक्सीन प्रोग्राम के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए जा चुके हैं। बीएमसी की हेल्थ ऑफिसर शीला जगताप उन्हीं में से एक है। शीला जगताप से सुनिए, जब वैक्सीन आ जाएगी उसे कैसे और कहां रखा जाएगा। क्या है वैक्सीनेशन का बीएमसी का पूरा ब्लूप्रिंट। काफी ठंड है, तो किस तरीके से आप लोग ट्रेनिंग देंगे अपने जो स्टाफ हैं, जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो यहाँ आए और किस तरीके से वैक्सीन को लेकर काम करें। बेसिकली अभी ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एग्जिस्टिंग वॉकिंग कूलर है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 2 से 8 डिग्री तक मेंटेन हुआ है। ये हम लोग अभी सिस्टम यूज कर रहे हैं हमारे जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के वैक्सीन है, जैसे कि पोलियो है, मीजल्स है, रोटा वायरस वैक्सीन है, उनकी हमारी ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है। ये पुरानी सिस्टम है, लगभग 20-25 साल से एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जहाँ पे हम वैक्सीन स्टोर करते हैं। सो दिस इज सिमिलर ऑन सिमिलर ग्राउंड्स जो कांजूर मार्ग में हम लोग प्रपोज कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग कोविड-19 वैक्सीन इन 2 to 8 डिग्रीज। सो हम लोग 2 वॉक इन कूलर वहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर रहेगा बिटवीन 2 to 8 डिग्रीज, और एक वॉक इन फ्रीजर प्रपोज कर रहे हैं 20 क्यूबिक मीटर जिसकी कैपेसिटी रहेगी, और उसका टेम्परेचर रहेगा -15 to -25 डिग्रीज। बीएमसी ने वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 4 प्रमुख स्पॉट कंजूर मार्ग, केईएम, साइन और कपूर अस्पताल में बनाए हैं। कांजूर मार्ग में सबसे बड़ा स्टोर बनाया गया है। वैक्सीन लगने के बाद उस व्यक्ति को 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए हमने अलग टीम तैयार कर रखी है। वैक्सीनेशन के लिए हमने अब तक 1,25,000 हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट तैयार कर ली है। ट्रेनिंग की प्रक्रिया में WHO के 4 मेडिकल अफसर भी बीएमसी की टीम में शामिल रहेंगे। यानी मुंबई में सिर्फ वैक्सीन आने का इंतजार है, उसे लोगों को देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।